एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम रिक्रूटमेंट पार्ट 2 में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इंटरनल सोर्सेज का मतलब जब हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का यूज़ करते हुए किसी वैकेंसी को फिल कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के रूल रेगुलेशन कल्चर से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्हें चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। आप बाहर से किसी को लेकर आओगे तो ऑब्वियसली उसे हर चीज़ें सिखानी पड़ेंगी जिसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मगर कभी कभी हमें एक्सटर्नल सोर्सेज भी करने पड़ते हैं। एक कंपनी को इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन होते हैं। बेसिकली इंटरनल सोर्सेज 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरल एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। वन बाय वन डिस्कस करें। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो लोग आपके साथ प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उनके ज़रिए आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो। जैसे कि फर्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर्सन को शिफ्ट करना या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर देना। जब आप इसकी शिफ्टिंग करते हो तो एक बात ध्यान रखनी है कि उस इंसान की ड्यूटीज़, पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी एंड पोस्ट, इनमें कोई चेंज नहीं आता। ये सभी एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रमोशन। प्रमोशन भी शिफ्टिंग होती है, मतलब एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर रहे हो। मगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रांसफ़र में आपकी सैलरी वगैरह में कोई चेंज नहीं था। जब आपकी प्रमोशन होती है तो आपको जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो उससे ऊपर वाली पोस्ट पर भेज दिया जाता है। इसकी वजह से आपकी सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर सब कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं कि प्रमोशन किन बेसिस पर किया जाता है। प्रमोशन 2 तरीके से होता है। सीनियरिटी बेसिस, यानी जो इंसान आपकी कंपनी में सीनियर है, जिसकी एज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप उसे प्रमोट कर देते हो। एंड दूसरा मेरिट बेस्ड, यानी जो इंसान टैलेंटेड है, हार्ड वर्कर है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, आप उसको प्रमोट कर देते हो, ठीक है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन, यानी अगर आप मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है। फर्स्ट, इट रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। यस, जो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है, जिसके अंदर काबिलियत है, आप उसे रिवॉर्ड के तौर पर प्रमोशन दे रहे हो। अगर आप उसके काम की तारीफ़ नहीं करोगे, उसे रिवॉर्ड नहीं दोगे तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, है ना। सेकेंड, एबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन विल स्टे। यस, आप उसके काम की तारीफ़ कर रहे हो, उसे रिवॉर्ड दे रहे हो, इसीलिए वो मेहनत से और जी जान लगा के आपके साथ काम करेगा, आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। थर्ड, इट इज़ लॉजिकल मेथड। ऑब्वियसली ये लॉजिकल है कि जो काम कर रहा है उसे ही आगे प्रमोशन मिलनी चाहिए, है ना। देन इट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि अगर वो मेहनत से काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे तो उन्हें प्रमोशन मिलेगी और इस प्रमोशन के लालच में वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लेते हैं। बट इस सीनियर मेरिट बेस्ड प्रमोशन का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इससे दूसरे एम्प्लॉयज़ के मन में जलन और गुस्सा आ सकता है। जैसे कि सपोज करते हैं एक पर्सन है जो कंपनी में 15 साल से काम कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन है जिसे आए हुए सिर्फ 5 ही साल हुए हैं, लेकिन 5 साल वाला जो इंसान है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और रिवॉर्ड के तौर पर उसको प्रमोशन मिल गई। तो जो इंसान 15 साल से काम कर रहा था उसके मन में जलन आ जाती है। उसे ये लगता है कि मैं इससे सीनियर था, मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, इसको प्रमोशन क्यों दे दी, और इसकी तो एज भी कम है, ये मेरा हेड बन के बैठ जाएगा, नहीं नहीं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंपनी में माहौल ख़राब होने लग जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। अगर आप सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोट कर रहे हो तो क्या होगा? फर्स्ट, दिस सिस्टम क्रिएट्स मोर पीस। ऑब्वियसली जहाँ मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे जलन और गुस्सा आ रहा था मन में, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप सीनियर पर्सन को अपॉइंट कर दोगे प्रमोशन में तो ऑब्वियसली वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वो खुश रहेगा, शांति बनी रहेगी। सेकंड, इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन। यस, ये पॉइंट अच्छा है कि डिसिप्लिन रहता है कंपनी के अंदर, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, उसके ऑर्डर हर कोई मानता है,
ठीक है। देन थर्ड, एम्प्लॉयज़ नो द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर जॉब। जब एक पर्सन कंपनी में जॉब करने लग जाता है, उसे पता होता है कि अगर इस कंपनी में उसने 5 साल भी लगा दिए तो वो उस पोस्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है। मगर इसका एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है इसका? जो सबसे बड़ा है कि सीनियरिटी बेसिस के अंदर कई बार लोग ना कामचोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं काम करूं ना करूं, प्रमोशन तो मुझे ही मिलनी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब हम बात करते हैं ले ऑफ की, कि ले ऑफ क्या होता है। ले ऑफ का मतलब होता है अपने से दूर कर देना, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, कंपनी में अगर काम नहीं होता ज़्यादा या कंपनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो थोड़ा जो एम्प्लॉय हैं उनको कंपनी से कुछ समय के लिए निकाल देते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। और जब दोबारा से काम बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ने लगती हैं और पैसे कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को वापस भी बुला लेते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं ले ऑफ। अब हम बात करेंगे, ये सारा हमारा किस में था, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय रेफरल। ये किस तरह का इंटरनल रिक्रूटमेंट है। इसमें जो इंसान आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहा है वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या कोई नेबर की सिफारिश लगा देता है कंपनी में, और फिर सिफारिश से हम किसी इंसान को जॉब दे देते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे पता लगता है कि यहाँ पर सेल्स मैनेजर की पोस्ट खाली हुई है, तो मैं मालिक से जाके बोल सकती हूँ कि सर मेरा ब्रदर है, वो इस पोस्ट के काबिल है, उसके पास सारा एक्सपीरियंस और एजुकेशन है, आप उसे हायर कर लो। बॉस मेरे भाई को रख लेते हैं, या मैं अपनी किसी फ्रेंड की सिफारिश कर देती हूँ और मेरे बॉस मेरी बात मान के उसको जॉब दे देते हैं। तो एम्प्लॉय रेफरल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉय यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कई बार कि वो रिटायरमेंट लेकर चले जाते हैं, बट फिर भी वो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉय थे, मगर रिटायरमेंट के बाद वो टेम्परेरी एम्प्लॉय बनकर आपके साथ काम करना चाहते हैं, और कंपनी को भी अच्छा लगता है उन्हें वापस बुला लेना, क्योंकि वो इंसान टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी को अच्छे से समझता है, इससे कंपनी को फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की। जब हम कंपनी के बाहर वाले लोगों में से, कैंडिडेट्स में से लोगों को जॉब देते हैं, उसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इनमें से जितना याद कर सकें और लिख सकें उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत फेमस तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाती है, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू कंडक्ट करती है और उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती है। मतलब बच्चे की अभी डिग्री भी पूरी नहीं हुई और उसके हाथ में जॉब होती है। 3 इडियट्स देखी है ना सभी ने, उसमें शर्मन जोशी के साथ भी यही हुआ था, कैंपस रिक्रूटमेंट ही मिली थी उसको। नेक्स्ट आता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट का मतलब सभी को मालूम है, हम टीवी लोकल चैनल्स पर या न्यूज़पेपर पर ऐड दे सकते हैं, और अब तो इंटरनेट पे वेब पेजेस है लाइक naukri.com, है ना। तो हम, या फिर लिंक्डइन प्रोफेशनल साइट है, वहाँ पर भी आपको वैकेंसीज पता चलती है। तो एडवर्टीज़मेंट्स हम करके कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। यहाँ पर क्या होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह वहाँ लिखवा देते हैं, और जब भी हमारे लायक कोई सूटेबल जॉब निकलती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें इन्फॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम क्या करते हैं, अगर हमें मालूम है कि हमारे कॉम्पिटिटर की कंपनी में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत प्रॉफिट्स होते हैं, तो हम ऐसे पर्सन को ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर कर देते हैं और उसे अपनी कंपनी में बुलाने की कोशिश कर लेते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर के ज़रिए रिक्रूटमेंट होना। नेक्स्ट है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, हम जब जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो हम ऐसे ही किसी भी कंपनी में इजीली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम चाहे वहाँ वैकेंसी है चाहे नहीं है, हम हर कंपनी में अप्लाई करते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में जब भी कभी वैकेंसी निकलेगी और अगर ये कंपनी हमें काबिल समझती होगी तो हमें ज़रूर कॉल करेगी। और कंपनीज ऐसा करती भी हैं, जब उनके पास वैकेंसी होती है तो वो अपनी पुरानी एप्लीकेशंस जो आई पड़ी थी उनमें से चेक कर लेती हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे बुलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये शायद आपने सुना होगा, कंसल्टेंट्स होते हैं, है ना, जॉब्स दिलवाते हैं वो क्या करते हैं, हम जाकर उन्हें अपनी डिटेल्स देते हैं और फिर वो कंपनीज़ के साथ टाई अप करके रखते हैं, ठीक है। वो हमारा सारा बायोडाटा कंपनीज़ में फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ जहाँ पर उनको हमारे लायक जॉब्स मिलती हैं, और फिर उसके बाद वो हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देते हैं और हमारा इंटरव्यू हो जाता है। अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो बदले में हमारी फर्स्ट सैलरी एज अ कमीशन रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? कई बार क्या है कि हम फ़ोन पर ही वैकेंसी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हमें अगर मालूम चल जाता है कि हाँ उस कंपनी में वैकेंसी है तो हम वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी ये एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटिंग एजेंसीज। रिक्रूटिंग एजेंसीज और जो हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों में बस एक ही छोटा सा फ़र्क है कि ये आपको प्रोफेशनल जॉब्स दिलवाते हैं, ठीक है, हाई पोस्ट की, जैसे मिडिल लेवल या लोअर लेवल टॉप लेवल की पोस्ट वगैरह दिलवाते हैं, प्रोफेशनल से रिलेटेड होते हैं। ये रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जो हर तरह की छोटी मोटी जॉब्स भी आपको दिलवाते हैं, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जिसे कहते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, ठेकेदार के साथ टाई अप करके रखती हैं, और जब भी उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है तो वो इनको बताती है, फिर लेबर कहीं से भी जो उसके कॉन्टैक्ट में मजदूर होते हैं उनको लेकर आते हैं, कंपनी में काम करवा देते हैं और फिर उनको वेजेस मिल जाती है। ये टेम्परेरी जॉब होती है, ठीक है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। देन ट्रेड यूनियन। यूनियन लीडर तो हर कंपनी में होता है जो यूनियन को अपने कंट्रोल में रखता है और मैनेजमेंट के साथ टाई अप करके रखता है। उसे पता होता है कि कंपनी में कब कहाँ कौन सी वैकेंसी होने वाली है, तो हम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन यूनियन लीडर को भी बता देती है कि ये वैकेंसी निकली है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो हमें बता दो, ठीक है, और फिर वो हमारे पास वर्कर्स को ले आता है। देन गेट रिक्रूटमेंट। गेट रिक्रूटमेंट क्या है? आपने शायद देखा भी होगा कुछ शॉप्स के बाहर या फर्म के बाहर लिखा होता है कि जॉब के लिए 2 लड़के चाहिए या 3 लड़कियां चाहिए उसमें, या फिर 4 मजदूर चाहिए। ये क्या होता है कि गेट के बाहर, जो फैक्ट्री का गेट है ना, उसके बाहर ही एक पोस्टर लगा दिया जाता है, डेली बेसिस पर ये लगता है, और जितने भी वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है ना, हम उतने वर्कर्स गेट के बाहर जो खड़े होते हैं उनको बुला लेते हैं, ठीक है। मजदूर चौक भी आपने शायद सुना होगा, लेबर चौक होता है ना, हर बड़े शहर में होता है। लेबर चौक पे क्या होता है, मजदूर वहाँ खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये भी कि गेट रिक्रूटमेंट में आप अपने गेट के बाहर पोस्टर लगा देते हो और आप उन लोगों से काम करवा लेते हो, ठीक है। जब आपका परमानेंट एम्प्लॉय एब्सेंट होता है ना, मतलब आपका परमानेंट लेबर, तब आप उन लोगों को रख लेते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। एंड देन लास्ट है डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। ये क्या होता है कि कंपनी ना जब कोई ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रही होती है जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे होते हैं, तो जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो वो लोग अपना जॉब और अपना घर दोनों ही खो देते हैं। अब ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह दे। जब हम ऐसा करते हैं तो उसे हम डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है, कोई कंपनी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेती। जैसे आपने मूवीज़ में भी बहुत देखा होगा, ये मूवीज़ में बहुत बार दिखाया गया है कि एक बड़ा बिल्डर होता है और कोई ज़मीन चाहिए होती है उसे, उस ज़मीन पर पहले से ही स्लम चल रहा होता है, मतलब लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, वो उस जगह को खाली नहीं करते तो वो गुंडे भेज के जगह खाली करवा देता है ना, फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। अब जो लोग वहाँ बेघर हो गए, उनको जॉबलेस भी हो गए, उन्हें जॉब देने का फ़र्ज़ किसका है? कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले का, बट वो ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। बहुत रेयर ही होता है कि कोई डिस्प्लेस्ड पर्सन का काम करे, ठीक है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।